नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां महोबा में एक व्यापारी की हत्या के मामले में अब तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। वाराणसी रेंज के आईजी विजय सिंह मीणा एसआईटी के प्रमुख होंगे। 7 दिन के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बता दें, मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी पाटीदार पर हत्या की धमकी देने और 6 लाख रुपए महीने की वसूली का आरोप लगाया था। अपने वायरल वीडियो में व्यापारी ने यह कहा था कि उनकी हत्या हुई तो एसपी मणिलाल पाटीदार जिम्मेदार होंगे। 8 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी गई थी। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनको गर्दन में गोली मारी गई थी, गंभीर हालत थी और अब उनकी मौत हो गई है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर यहां पर हंगामा हुआ। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। कार्यकर्ता भी पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आए। ये कार्यकर्ता बेरोजगारी, निजीकरण, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर लाठियां बरसाई गई। जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें, एसपी अमित कुमार पाठक ने बताया कि 45 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। और उधर वाराणसी में भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन किया गया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। धारा 144 के बावजूद प्रदर्शन करने पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां जयपुर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्ती बरती जा रही है। ऑक्सीजन फैक्ट्रियों पर अफसरों के जरिए नजर रखी जा रही है। राजस्थान उन प्रदेशों में से एक है जिसे केंद्र ने ऑक्सीजन की ठीक सप्लाई करने के लिए पहले भी टोका है। जयपुर के बाहर झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में इस ऑक्सीजन की फैक्ट्री पे पिछले 3 दिन से 2 अफसर लगातार तैनात हैं। वो यहाँ से अस्पताल जा रहे हर ऑक्सीजन सिलेंडर पर नजर रख रहे हैं। अगर अस्पताल की डिमांड आती है तो क्या जितना मांगा गया उतने सिलेंडर अस्पताल तक पहुँच रहे हैं या नहीं। स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कंट्रोलर के दफ्तर से एक ऑक्सीजन सिलेंडर पे इस तरह की निगरानी अब रखी जा रही है ताकि होर्डिंग ना हो। राजस्थान उन 7 प्रदेशों में से है जिन्हें केंद्र ने ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू रखने के लिए टोका था। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि उद्योग को ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा। जितनी भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है प्रदेश में, वो सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों और मरीजों के लिए रखा जाएगा। हम सिर्फ मेडिकल से जुड़े लोगों को दे रहे हैं। बस मेडिकल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, बाकी गैस की सप्लाई बंद है। हमारी प्राथमिकता है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन मिले। कोरोना, दिल या निमोनिया के मरीजों के लिए प्राथमिकता से ऑक्सीजन दे रहे हैं। लोग इसे खरीद कर जरूरत पड़ने के लिए रख रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। They should not do this. They should let people use who need it. Let the consumers use it. Do not hoard it. Do not keep oxygen cylinders at bay. लेकिन अस्पताल कहते हैं ऑक्सीजन की मांग इन दिनों दुगनी हो गई है और बाजार में पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कई अस्पताल भी अपना ऑक्सीजन बना रहे हैं। कोविड की वजह से ऑक्सीजन की बहुत डिमांड है पेशेंट्स में, और फर्स्ट ट्रीटमेंट इसमें ये है कि एज सुन एज फीवर के बाद में जैसे ही सांस की तकलीफ होती है पेशेंट को, उसको ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल होती है सिलेंडर से, ऑक्सीजन सिलेंडर से, या हॉस्पिटल वाले जिनके पास ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो ऑक्सीजन सप्लाई 100% ज़्यादा आज की डेट में ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके चक्कर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ गई है। तीसरा, क्योंकि सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही, सिलेंडर्स की रेट्स बढ़ गई है। ऑलमोस्ट पर सिलेंडर 150 to 200 रुपीज़ इंक्रीज हुए हैं अभी। सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई है, 150 से 200 रुपए प्रति सिलेंडर, और डीलर्स को अब सप्लाई के लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में तो जाए या ना जाए, घर पे जो वहाँ से छुट्टी मिलती है ना, उसके बाद जो पेशेंट ले रहे हैं ऑक्सीजन, उनको कम से कम नहीं तो 1 दिन में पूरा सिलेंडर खाली कर देते हैं। अब बताओ उनको कहाँ से दें।
और उनको भी देखना, हॉस्पिटल को भी देखना। मेन चीज़ वो हो रही है, इसलिए शॉर्टेज हो रही है। और लूकिड हो गया बंद, वो मिल नहीं था। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइप से पहुंचाने की सुविधा और ऑक्सीजन उद्योग को बढ़ावा देना। लेकिन फिलहाल सरकार की प्राथमिकता है कि इसमें कालाबाजारी ना हो, ताकि जरूरत के अनुसार मरीजों को ऑक्सीजन मिलता रहे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ जैसे कोरोना का कहर कम ही नहीं था, अब हरियाणा के फरीदाबाद में 100 एकड़ में बसे खोरी गांव में बने मकानों पर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया और वहां रहने वालों पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। अवैध कब्जा हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया है। इस पर 16 सितंबर को प्रशासन को जवाब देना है। उससे पहले सोमवार को ये कार्रवाई की गई है। जहां तक नजर जा रही थी, बस टूटे घर, मलबा और मशीनें ही नजर आ रही थीं। बरसों से बन रहे घर देखते देखते मिट्टी में मिल गए। छोटे बच्चों को गोद में ले महिलाएं पूछती रहीं, बारिश में कहां जाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तकरीबन 100 एकड़ में बसे खोरी इलाके में निगम के अमले ने कहर ढा दिया। पुलिस साथ में थी, इसलिए लोग विरोध भी नहीं कर सके, बस लुटे पिटे से बैठे रहे। इस जमीन पर कब्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर 16 सितंबर को प्रशासन को जवाब देना है। इससे पहले सोमवार को ये कार्रवाई कर दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये हमारे एमसीएफ की जमीन है, इसको खाली कराया जा रहा है। ये हजारों मकान अब तक तोड़े जा चुके हैं और भी आगे कार्रवाई चलती रहेगी। हम अपनी जमीन पे कब्जा लेके रहेंगे। लोगों का कहना है कि उन्होंने तो गांव के लोगों से ही पैसे देकर जमीन खरीदी और फिर जब वो अपनी जमा पूंजी लगाकर मकान बना रहे थे, तब किसी ने उन्हें क्यों नहीं रोका। कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया, कोई कैसा मर गया, कोई कैसा मर गया। अब तो हम ठीक ठाक थे, हमको भी हमारा मकान तोड़वा दिया इसने। कहा कि 2022 तक सबके पक्के मकान हो जाएंगे। वाह वाह, हमारी सरकार कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है। मोदी अवार्ड मिलनी चाहिए। जो 2022 तक हमारे मकान पक्के हो गए, कितने देख रहे हैं आप लोग, कितने अच्छे से पक्के हो गए हमारे मकान। सबने आके पैसा लिया, जितना भी बनाया, छोटी छोटी ईंटें, एक ईंट भी लगाई तब भी लिया। किराए पे भी कमरा नहीं देगा ऐसे मौसम में, और बारिश आ रही है, बताओ। ये बस्ती भले ही एक दिन में तोड़ दी गई हो, लेकिन ये बनी एक दिन में नहीं। लोग बरसों तक इसे बनाते रहे और आरोपों पर यकीन करें तो सरकारी मुलाजिम कोई रोक टोक न करने के एवज में शुल्क लेकर जाते रहे। उनसे पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन हजारों लोग खुले आसमान के तले आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ। फरीदाबाद से विनीश कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बिहार के सह प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी को राज्य में प्रचार के लिए किसी स्टार की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही स्टार हैं। कटिहार में बिहार चुनाव की तैयारी के लिए पहुंचे फडणवीस से पूछा गया था कि क्या कंगना रनौत से बीजेपी बिहार में चुनाव प्रचार करवाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुशांत का मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन उन्हें इंसाफ मिले, ये पूरा देश चाहता है। और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारी यहां पर चल रही है। झारखंड का मॉनसून सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। कोरोना को देखते हुए तमाम एहतियाती कदम यहां भी उठाए जा रहे हैं। इन दिनों बिहार के ट्रक मालिक हड़ताल पर हैं, वो भी पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ। ट्रक मालिकों का कहना है कि कोरोना के दौर में उनकी कमाई पहले से ही कम हो गई है। वो ये भी कह रहे हैं कि तालाबंदी के दौरान भी उनसे टैक्स लिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि गाड़ी बंद होने पर भी उनसे तरह तरह के जुर्माने वसूले गए जो नहीं लिए जाने चाहिए थे।
हम लोग का मांग है 2019 का काला कानून को वापस करने का बात हुआ था। पर साल भी हम लोग बंदी किए थे अगले साल 2019 में, और उस समय सरकार 3 महीना का समय मांगी थी, लेकिन हम लोगों को सरकार ठगने का काम किया और कोई काला कानून में न संशोधन हुआ न कोई बदलाव हुआ। तो हम लोग एक बार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और फिर दोबारा इस मांग को हम लोग रख रहे हैं कि 2019 का जो काला कानून है उसको वापस किया जाए। पूरा बिहार के हर एक जिला में ट्रकों को बंद किया गया है और हम लोग अपनी ट्रक को एकदम किसी भी कीमत पर, जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानेगी तब तक हम लोग इसको चालू नहीं करने जा रहे हैं। और अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय गिरोह की। एक ऐप के जरिए कार को अनलॉक कर चोरी कर उसे सस्ते दाम पर कश्मीर और मेरठ में बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह की निशानदेही पर 13 कारें बरामद की गई हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली एनसीआर से कार चुराकर सस्ते दामों पर तकरीबन 100 कारों को अलग अलग राज्यों में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के डीसीपी राजेश एस ने बताया कि मुखबिरों से मिले टिप्स पर पुलिस की टीम इस पर महीने भर से काम कर रही थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भारी बरसात से एक काफी बड़ा नुकसान हुआ है। राज्य के सतेनापल्ली के पास वेन्ना देवी के पुल तक जाने वाली अस्थायी सड़क वो बह गई है, जिससे कई इलाकों में आना जाना काफी मुश्किल हो गया है। इस अस्थायी सड़क के बह जाने से गुंटूर से हैदराबाद और मछारिया के आने जाने का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। और अब बात करते हैं हरियाणा के करनाल की, जहां जगह जगह पर दिखने वाली गंदगी उसे बाकी शहरों जैसा ही बनाती है। हालांकि वो मुख्यमंत्री का ही शहर है। खास बात यह है कि करनाल स्वच्छता के चार्ट में काफी ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ शौचालय या तो बंद पड़े हैं या इस्तेमाल करने लायक नहीं। कहीं पानी नहीं है तो कहीं दरवाजे ही नहीं। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी अनीता सिंह की ये रिपोर्ट, जो बताती है कि असलियत वहां की क्या है। करनाल शहर के 136 सार्वजनिक शौचालयों में से ज्यादातर का यही हाल है। ताले लटके हैं या इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है। कहीं पानी की टंकी टूटी पड़ी है और कहीं दीवार पर लिखा है कि हाथ यहां पर धोएं, लेकिन वहां पर वॉश बेसिन गायब है। किसी की टोंटी टूटी है, किसी के दरवाजे ही बंद नहीं होते तो किसी के दरवाजे ही कोई उठा ले गया। कहीं घास उगी है तो कहीं रेड़ी वालों ने कब्जा कर लिया है और कहीं बंदरों का डेरा है। ये करीब 3 साल हो गए हैं जी, और लॉकडाउन के बाद ये खुला नहीं है। सफाई करने कोई नहीं आता। खुलेगा तो सफाई करने आएगा ना कोई। बाहर तो ये कबाड़ी तोड़ ताड़ के ले गए हैं सारा कुछ। अच्छा, इसकी सफाई वगैरह के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। और उधर उस साइड बंदर इतने ज़्यादा है, हर वक्त ऐसे ही रहते हैं? ऐसे बंद है तो उसमें कोई जा पाता है उधर? कौन जाएगा? जब बंद है लॉक किया तो कौन जाएगा उसमें। शहर का पहला ई टॉयलेट, जिसका दरवाजा रुपया डालकर खुलता था, वो भी 2-3 महीने चलने के बाद से बंद पड़ा है। चोर सामान उठा ले गए तो निगम ने ताला लगा दिया। लाखों खर्च करके बने ऐसे टॉयलेट अब किसी काम के नहीं रहे हैं। 4-5 साल हो गए जी इसको बने हुए। हाँ जी, ये जिस टाइम 90 में बने हैं ना, 2-3 महीने 4 महीने चले, उसके बाद जो बंद है तो बंद ही पड़े है जी। कोई नहीं ठीक नहीं कराया है इसको। लॉक नहीं खुल रहा है, तो जा नहीं रहा है। इसको तोड़ ताड़ रखे हैं किसी ने, इसको किसी ने तोड़ रखे, जिसमें पैसे डालते हैं ना, इसको तोड़ रखे हैं। लॉक खुलता ही नहीं अंदर जाने के लिए। बंद ही पड़े, यूज हुए नहीं, खुले ही नहीं जब के बने हैं। बस ऐसे ताला लग रहा है इसमें। ताला तोड़ के सामान अंदर से टूटी वगैरह तोड़ के हाँ जी काट लेते हैं, फिर ताला लगा देते हैं, फिर वो तोड़ लेते हैं। कोई चौकीदार नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये हाल उस करनाल का है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का शहर है। बाकी जगह का अंदाज तो कोई भी लगा सकता है। कहीं टेंडर का रोना है तो कहीं सफाई कर्मचारी ना होने का। जो भी पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो टॉयलेट है या दूसरी कोई भी सार्वजनिक वस्तु है, उसमें अकेले नगर निगम या प्रशासन के प्रयासों से कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें जनता की भी भागीदारी चाहिए होती है। नगर निगम प्रयास करता है, उनकी रेगुलर मेंटेनेंस की जाती है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ शरारती तत्व जो हैं, जब उनका प्रयोग करते हैं, नल खुले छोड़ देते हैं या उनको
कुछ शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ा भी जाता है। इस तरह की शिकायतें हमारे पास आती रहती है, लेकिन समय समय पे उनको रिपेयर कराया जाता है। 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में करनाल ने हरियाणा में पहला और राष्ट्रीय स्तर पर 17वां स्थान हासिल किया था। पिछले साल करनाल 24वें नंबर पर था। हो सकता है कि अगली बार रैंकिंग और बढ़ जाए, लेकिन जमीनी हकीकत आपने देख ली है। करनाल से अनीता सिंह के साथ मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।